अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी में आपके साथ मोहम्मद अजमल जामी। आशूरा ख़त्म हो चुका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा था कि मुहर्रम के 10 दिन गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम मुल्कगीर एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेंगे। PTI कब से एहतजाजी तहरीक का ऐलान करेगी, हुकूमत उससे कैसे निपटेगी, सियासी मंजरनामा आने वाले दिनों में क्या होगा, क्या इस बीच को मुज़ाकरात की एफर्ट भी होगी या नहीं होगी। जो हमने बातें सुनी कि मियाँ साहब शायद जा सकते हैं मिलने इमरान खान साहब के ऊपर, उसके ऊपर भी तरदीद आ चुकी। लेकिन हम इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर निगाह दौड़ाएं तो ब्रिक्स का इजलास होता है। भारत की वहाँ एक खास पोजीशन है, चीन और रूस भी उसमें मौजूद है। लेकिन उसमें पहलगाम वाक़े की मजम्मत तो की गई, लेकिन एक बार फिर पाकिस्तान का नाम नहीं लिया गया। तो बार बार भारत को इंटरनेशनल फ्रंट्स के ऊपर पाकिस्तान को जो नॉमिनेट वो करता है उस पर एम्बैरसमेंट का सामना है। भारतीय डिप्टी आर्मी चीफ की स्टेटमेंट आपने चंद रोज़ पहले देखी होगी, जहां वो अपने लॉसेस का जिक्र कर रहे हैं, सियासी हुकूमत के गलत फैसलों की निशानदेही कर रहे हैं। वहीं आज फील्ड मार्शल की खिताब भी था NDU में, और वो ये कहते हैं कि ये भारत जो है अपने मुकर्रर अहदाफ को हासिल करने में नाकाम रहा और गैर मंतकी और गैर जो रैशनल किस्म की तौजीहात पेश कर रहा है। ये असल में इंडियन जो ऑपरेशनल तैयारी थी, स्ट्रेटेजिक विजन था, उसकी कमी का मुजाहरा है और वो पाकिस्तान की कामयाबी को तस्लीम करने में हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहे हैं। साथ आपने देखा होगा जब से ईरान इसराइल जंग ख़त्म हुई है, जब से फील्ड मार्शल अमेरिका से होके आए हैं, तो अब डोनाल्ड ट्रंप चाह रहे हैं कि एक बड़ा मुआहदा हो, यहाँ पे सीज़ फायर तो हो, जंग बंदी भी हो, लेकिन इब्राहिम अकॉर्ड का बड़ा जिक्र किया जा रहा है। ख्वाजा आसिफ भी इस पर बोल चुके हैं। तो हम जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान इस सूरत हाल में कहाँ खड़ा है। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने ज़हमत दी है सीनियर जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब को। आप हालिया जो सिफारती मिशन था उसमें भी एक अहम किरदार अदा करके आए हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सबसे पहले मेरा ख्याल है सियासी मंजरनामे से शुरू कर लेते हैं। मुहर्रम के बाद अब PTI ने एहतजाज की कॉल दे रखी है, तैयारियां हो रही हैं। मेरी खबर ये है कि लिस्टें बन रही हैं वहाँ पे कारकुनान की, और एक बड़े पैमाने पे मूवमेंट जो है मुल्कगीर वो उसका ऐलान होने जा रहा है चंद रोज़ में। गवर्नमेंट कैसे डील करेगी सर इस तहरीक को? इससे पहले जब भी वो आए उन्हें भगाया गया, गोलियाँ मारी गई या एहतजाज नहीं करने दिया गया, बैरियर्स लगाए गए, कारकुनान पकड़े गए, अली अमीन गंडापुर साहब को जाने दिया गया KP में वापस। जी, तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त तक का रिकॉर्ड है वो पुरतशद्दुद एहतजाज का है। तो अगर तो वो डेमोन्स्ट्रेट करें और उनको मसलन अगर इस्लामाबाद में पहले भी वो संजानी में जलसा अगर करना चाहते हैं तो कर लें, पुरअमन तरीके से रहें और बात भी पुरअमन करें। देखिए, सिर्फ जो सियासी लीडरों का जो रेटरिक है वो भी उनके कारकुनों को इन्फ्लेम करता है। जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला ने एक दफा कहा कि वो जत्था लेकर जाएंगे अडयाला जेल और लीडर को रिहा कराएंगे, या जत्था लेकर जो है वो लाहौर जाएंगे और जो उनकी जो काउंटर पार्ट हैं खातून वहां लाहौर पर हमलावर होंगे। तो अगर तो उनका रेट्रिक और उनकी जो है वो जरूर हुकूमत पर तनकीद करें, अपने मुतालबात रखें, लेकिन अगर वो एक रिकॉर्ड कायम करते हैं कि वो पुरअमन एहतजाज कर सकते हैं और तो जरूर वो एहतजाज करें। दूसरा ये है कि हुकूमत तो मुज़ाकरात की मेज से नहीं उठी, हम उसी मेज पर बैठे हैं जहां से तहरीक इंसाफ उठकर गई थी। मुझे तवक्को तो है कि अगर वो मंतकी बुनियाद पर सोचेंगे तो उन्हें अंदाजा होगा कि उनको कितने बड़े नुकसानात हुए हैं मुज़ाकरात की मेज से उठकर जाने के। लेकिन अगर अभी वो मुज़ाकरात शुरू करना चाहें, और मुज़ाकरात होने चाहिए पाकिस्तान के अवाम के मफादात के लिए, अवाम की फलाह के लिए, हमारी जो जमहूरियत के जो भी हालात हैं इस वक्त उसमें बेहतरी की तरफ जाने के लिए, अगले इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए, अवाम के ऊपर जो एक मुआशी मुश्किल है उसका हल अगर उनके पास कोई मौजूद है, हम सुनने के लिए तैयार है। तो भी अगले रोज राना सनाउल्लाह साहब से भी यही बात डिस्कस की गई कि ये जो हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश है, क्या नरमी से ताबीर किया जा सकता है गवर्नमेंट की अप्रोच में? तो उन्होंने कहा हाँ, इसे किया जा सकता है। तो मैं क्या ये समझूं कि वाक़तन अगर मुज़ाकरात की हुकूमत बात करिए तो PTI के लिए किसी हद तक ये नरमी की गुंजाइश है? क्योंकि इस बीच ये खबरें भी आई कि शायद मियाँ साहब भी जा सकते हैं उनसे मिलने के लिए, उसकी गो के तरदीद आ रही है। फिर चौधरी निसार साहब की पार्टी में वापसी पे भी कुछ लोगों की राय थी कि शायद वो अडयाला में एक ब्रिज का किरदार अदा करें। आपकी टेक क्या इन तमाम मामलात के ऊपर? जी, ये तहरीक इंसाफ जो है वो सियासी जमहूरी अमल को नरमी समझते हैं, कमजोरी समझते हैं, मिली भगत समझते हैं। उनका यह ख्याल है कि सियासत का एक ही तरीकेकार है, जिस तरह उन्होंने
26 नवंबर 2024 को आजमाया, 5 रेंजर्स शहीद किए, एक पुलिसमैन शहीद किया, या उससे पहले 9 मई 2023 को उन्होंने एक अंदाज अपनाया। तो उनका तो ये ख्याल है कि सियासत और जमहूरियत जो है वो बड़के मारने का और पुरतशद्दुद एहतजाज का और तोड़ फोड़ का और आग लगाने का नाम है। और जब भी वो कोई पुरअमन गुफ्तगू होती है कि जी पार्लियामान में बैठकर बात करें, तो वो कहते हैं ये क्या मजाक है भाई, ये गुफ्तगू कैसी सियासत होती है। तो उनको अ, मेरी ये तवक्को है कि जो पिछले 1.5 साल का तजुर्बा हुआ है, उन्हें अंदाजा होगा कि अगर उन्हें आगे बढ़ना है, कौम ने भी आगे बढ़ना है, और खैबर पख्तूनख्वा में रहने वालों की जिंदगियां अगर उन्हें बेहतर करनी है, तो फिर उन्हें सियासी और जमहूरी तरीका आजमाना पड़ेगा। और उसमें यह भी बात शामिल है कि अगर उनकी ये गर्दान ही रहेगी कि वो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, तो ये बात फिर जाहिर करेगी कि उनका पाकिस्तान में जमहूरियत में या किसी भी तरह जमहूरियत को बेहतर करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो सिर्फ अपने इक्तदार की जो जंग है वो लड़ना चाहते हैं, और उसके लिए वो बज़िद हैं कि उन्होंने सिर्फ स्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। अगर वो वाकई संजीदा है मुल्क को आगे लेकर जाने में, फिर उन्हें अपनी जो कॉलीग सियासी जमातें हैं पार्लियामान में, उनसे बात करनी। वैसे खुर्रम साहब, माजी करीब में नून लीग की भी तो स्टैब्लिशमेंट से ही बातचीत हुई थी ना, या नहीं हुई थी? जी, वो जो भी एक गुफ्तगू या अंडरस्टैंडिंग हुई थी, लेकिन उसका जो अमल था वो आईनी और जमहूरी था। यानी जो आपने देखा कि एक पूरा आईनी अमल हुआ पाकिस्तान की तारीख में, पहली दफा एक हुकूमत को, वजीर आजम को जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए उतारा गया, सबके सामने वो अमल हुआ, हम सबने देखा, मैंने भी वोट उसमें दिया था। तो लिहाजा वो जो अगर प्रोसेसीज का जो रिजल्ट है वो आईनी और जमहूरी है, तो खुलकर बात करें और आए हम हमारे पास साथ आकर बैठें। और ये जो कहना है कि ये जो गुफ्तगू करनी है एस्टेब्लिशमेंट से, ये कभी भी स्टेटेड एजेंडा नहीं हो सकता किसी जमात का। अच्छा, वो ये इसरार करके इस बात पे अपने जो गैर जमहूरी तरीकाकार है सियासत का, उसी को कंफर्म कर रहे हैं बार बार। ठीक। अच्छा खुर्रम साहब, ये वैसे कभी सोच आई थी, ये जो खबरों की तरदीद भी आ गई कि मियाँ साहब भी जा सकते हैं अडयाला, मुल्क की वसीतर मफाद की पार्टी के अंदर, वाकई कोई बात हुई, कोई सोच आई? नहीं ख्याल ख्याल जी। आपको मालूम है कि मियां नवाज शरीफ बनी गाला चल कर गए थे वजीर आजम बनने के बाद। जा उनका ये ख्याल था कि शायद सियासी और जमहूरी तरीके से इस जमात और उसके चेयरमैन से बात की जा सकती है। लेकिन फिर उन्होंने जब धरना किया 126 दिन का, और जिस किस्म की उन्होंने लानतें भेजी पार्लियामान पर, सियासी प्रोसेस पर, सरकारी एहलकारों पर जिस तरह की बड़के मारी, 150 से जायद इस्लामाबाद पुलिस के एहलकारों पर तशद्दुद किया, हड्डियां तोड़ी बल्कि एक अफसर की भी, और बार बार जो है वो अपने लोगों को छुड़ाया। तो उन्होंने फिर साबित किया कि जो ये वही बात जो मैंने अभी आपसे की है कि तहरीक इंसाफ जो है वो आम जो दुरुस्त सियासी और जमहूरी रवादारी है, वो समझते हैं कि ये तो कोई नरमी है, ये मिली भगत है, ये कमजोरी है। अगर अभी भी उन्हें ये बात नहीं समझ आई, तो मैं नहीं समझता कि कब समझ आएगी। चौधरी निसार साहब नून लीग में वापस आ रहे हैं, या उन्हें किसी और मिशन के लिए अडयाला भेजने की बात जो हो रही थी वो दुरुस्त है? जी नहीं, अभी ये बात बिल्कुल कबल अज वक्त है, पार्टी के अंदर भी इसमें कोई तफसीली डिस्कशन नहीं हुई। आने वाले दिनों में जब इस पर कोई गुफ्तगू होगी, या जो करीबी जराए हैं वजीर आजम के, वो इस पर आई थिंक बेहतर तज्जिया और आपके कॉमेंट दे सकते हैं। तो खुर्रम साहब, जो सिफारती डेलीगेशन गया था, क्या वो मजीद वफूद भेजने की भी तैयारी है? और आपने एक दफ़ा मेरे प्रोग्राम में कहा मजीद वफूद गए तो उसमें पीटीआई हिस्सा हो सकती है। क्या हमारी जो सिफारती मुहिम थी रुक चुकी है? जी, सर मैंने कहा, मैं जब से हमारी वापसी हुई है जून के आखिर में, फौरी तौर पे बजट की मंजूरी के दिन थे, तो वो गुजर गए हैं। अब अशूरा भी चूंकि गुजर गया है, तो मुझे तवक्को है कि इस पर अब पेशरफ्त होगी। जब भी पार्लिमानी, जैसे मैंने कहा, वफूद अगर भेजे जाएंगे तो उनमें अपोजिशन को भी जरूर नुमाइंदगी दी जाएगी। लेकिन इस पर अभी बहस होनी है कि हमारा जो डेलीगेशन था उसके नतीजे में किस तरह जो है वो मौसर, देखिए पाकिस्तान का दो फर्क मकासद हैं। एक मकसद ये है कि पाकिस्तान की मौसर नुमाइंदगी और मौसर वकालत होनी चाहिए। दूसरा ये है कि अंदरूनी जो सियासी मामलात हैं
उनको जो है वो ठीक रखने के लिए सबको उसका हिस्सा बनना चाहिए। अब इन दोनों को आपस में मिलाना है और यही वजीर आजम की दानिश होगी। ठीक। खुर्रम साहब, ये अब्राहम एकॉर्ड का बड़ा जिक्र हो रहा है जब से ट्रंप ने सीज़ फायर इनेबल करवाया, और एक आम राय ये पाई जाती है कि पाकिस्तान के ऊपर भी उस सिलसिले में दबाव होगा। पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन है क्या, और क्या ये बात दुरुस्त है कि अगर सऊदी अरब समेत बड़े जो इस्लामी ममालिक हैं वो इस एकॉर्ड का हिस्सा बनते हैं तो पाकिस्तान भी इस एकॉर्ड को तस्लीम कर लेगा? नहीं, पाकिस्तान की स्टेटेड पोजीशन ये है कि जब तक फलस्तीन के मामले का दो रियासती हल, टू स्टेट सोल्यूशन, वो किसी तरह फॉर्मलाइज नहीं होता, पाकिस्तान इस बारे में नहीं सोचेगा। एक दफा अगर सदर ट्रंप जो हैं वो अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए अगर फलस्तीन की रियासत, बाकायदा रियासत कायम करने में मददगार होते हैं और वो कायम होती है, फिर पाकिस्तान इस बारे में सोच सकते हैं। पाकिस्तान के ऊपर इस सिलसिले में ट्रंप सरकार की जानब से कोई दबाव भी है? कोई बात हुई है इस मामले के ऊपर? जी नहीं, कोई दबाव नहीं है। पाकिस्तान ने मार्का हक में अपने से कम 7 से 10 गुना बड़े दुश्मन को शिकस्त देकर ये साबित किया है कि पाकिस्तान के की जो अस्करी कुव्वत है वो कायम है। और उसमें अहम बात यह है कि ये जो अस्करी कुव्वत थी ये अमेरिका के मरहून मिन्नत नहीं थी। तो लिहाजा अमेरिका का दबाव अपनी जगह पर शायद कुछ माली मामलात में, IMF के मामले में मौजूद है, लेकिन ऐसे मामलात में अब अमेरिका का दबाव पाकिस्तान पर नहीं। बिल्कुल ठीक। ये जो भारतीय डेप्टी चीफ ने भी बात की, उससे पहले उनके CDS ने भी बात की, आज हमारे फील्ड मार्शल भी बात कर रहे थे इस सिलसिले में जो इंडिया एंगल दे रहा है कि वो जो चीन आ गया, चीन से 80% से ज़ायद जो इनकी यानी मुनिशन है या दिफाई ज़रूरियात हैं वो चीन ने पूरी की। ऐसे लग रहा है जैसे भारत ये कह रहा हो कि हमने तो उनसे निमट लिया था, बस वो चीन आ गया। ये क्या पोजीशन है और इस पे पाकिस्तान का स्टेटेड ओपिनियन क्या है? ये इंडिया इससे क्या साबित करना चाह रहा है? जी, इंडिया उससे शेर आया की कहानी जो है वो अपने मगरबी जो उसके स्पॉन्सर्स हैं, खासतौर पे अमेरिका, उनसे मजीद इमदाद लेने के लिए ये सब शोर डाला जा रहा है। हालांकि अमेरिका को ये सब पब्लिक, ये 80% का जो नंबर है ये पब्लिश नंबर है। और जब हम वॉशिंगटन में थे तो हमसे बार बार ये पूछा भी गया कि आप चाइना से क्या मदद ले रहे हैं, तो हमने कहा नहीं, चाइना ने वो खला पुर किया है जो अमेरिका ने छोड़ा था आज से कोई 11 साल पहले। ठीक। और जब से अमेरिका ने हमारी जो है हर किस्म की इमदाद जो थी वो बंद कर दी थी 2014 में, फिर पाकिस्तान ने इंतजार तो नहीं करना था कि कोई उस पर चढ़ दौड़ेगा तो हम अपनी दिफा को मजबूत करेंगे। तो तब से ही आपको मतलब तभी सीपैक हुआ 2015 में, उस पर दस्तखत हुए, तभी ये सारी जो कॉपरेशन है उसका आगाज हुआ। और उसका जो मेन आगाज अगर हम एयरफोर्स के वाले से देखें तो वो तो उससे भी जो है तकरीबन 15-20 साल पहले मियां नवाज शरीफ ने जो JF-17 थंडर का प्रोग्राम शुरू किया था, वो तो तब से पाकिस्तान जो है अपनी दिफाई कारकर्दगी, क्योंकि अमेरिका के ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता। अगर कोई ये सवाल करता है तो आपको, नाजरीन को याद करा दूं कि पाकिस्तान ने जो F-16 खरीद लिए थे जिनकी पेमेंट भी हो चुकी थी, वो अमेरिका ने हमें देने से इनकार कर दिया था। वो किसी अमेरिकी रियासत के एयर बेस पर खड़े रहे और फिर बाद में उन्होंने हमें कॉम्पेंसेट किया। और बहुत, मैं खुद इसका नहीं शाहिद हूँ कि किस तरह जो है पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ प्रपोजल्स थी F-16 को अपग्रेड करने की या इवन उसके स्पेयर पार्ट्स देने की, उसको कभी अमेरिका ने हमारी मदद नहीं की उस मामले तो में। इसलिए लिहाजा हिंदुस्तान का बार बार चाइना का जो वो कहते हैं ना ड्रावा देना है, या वो हमारी माएँ कहा करती थी कि जी जिन आ जाएगा बच्चों को डराने के लिए, तो वो अमेरिका को डरा रहे हैं कि देखो ये जिन तो आ गया, तो हमारी इमदाद करें, हमें मजीद हथियार दें। बिल्कुल वाज़ेह है, अच्छा, बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान और चीन का अब एक स्ट्रेटेजिक अलायंस है, कोऑपरेशन है, उसमें अब बहुत साल हो गए और उसमें पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह असल जिसकी वजह से सबकी जो है वो सब लोग एक सरासीमगी का शिकार है मगरब में। ये पहली दफा वाज़ेह हुआ है कि चीनी हथियार और पूरा जो उनका सिस्टम है बैटलफील्ड इंटीग्रेशन का, वो मगरब का मुकाबला कर सकता है। असल इशू वहां है, असल ये बड़ी वो हिंदुस्तान बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने मगरबी दारुल खिलाफों में है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात की। अच्छा, जाने से पहले खुर्रम साहब,
ये मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि मलिक रियाज साहब की वापसी हो रही है सर, बात बन गई है उनके साथ? वादा माफ गवाह बनेंगे या सुक्के छोटे जाएंगे? नहीं, मैं तो ऐसे मामलात से अच्छा, दूर रहते हैं। कसदन दूर हूँ। अच्छा, इसके लिए भी आपको किसी हुकूमती वजीर या उनसे जो है वो एक्सप्लेनेशन देनी होगी। मुझे इस मामले में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं। आपका ताल्लुक ही नहीं है, दिलचस्पी नहीं है ऐसे मामला से, हालांकि ये तो बड़ा मुल्की वसीतर मफाद का मामला है खुर्रम साहब। मुल्क का वसीतर मफाद ये है कि हम इस पर संजीदगी से गौर करें ठीक। कि जो अभी मार्का हक हुआ है उसमें हमारे दिफा में कौन सी कोई ऐसी कमी है या ऐसा कोई खला था जिसे अभी हमें पूर करना है। बिल्कुल ठीक। मुल्की मफाद ये है कि हम फौरी तौर पे बलूचिस्तान और केपी में जो दहशतगर्दी है उसका कला कमा करें, उस पर बैक वक्त अस्करी और सियासी पेशरफ्त करें, ताकि मुल्क जब अंदरूनी तौर पर मजबूत होगा तो आपने देखा कि अब अल्लाह ताला ने किस तरह जो है पाकिस्तान के लिए मार्का हक के बाद दरवाजे खोले, और हिंदुस्तान को सिर्फ ब्रिक्स में पसपाई नहीं हुई, हिंदुस्तान को IMF में पसपाई हुई है, हिंदुस्तान को वर्ल्ड बैंक में पसपाई हुई है, एशियन डेवलपमेंट हिंदुस्तान बैंक में, को अल्हम्दुलिल्लाह क्वाड FATF में में पसपाई हुई है। तो हाँ, तो हर बैनुल अक़वामी फोरम पर हिंदुस्तान को पसपाई हो रही है। तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा मुस्बत तस्वीराती लम्हा है जिसका हमें भरपूर फायदा उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब खुर्रम दस्तगीर साहब शरीके गुफ्तगू। नाज़रीन, यहाँ छोटी सी ब्रेक। नाज़रीन, एक बार फिर से प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फोकल पर्सन जनाब इमरान खान साहब के अमजद खान नियाजी, और मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मुमताज़ कानूनदान जनाब कादिर खान मंदोखेल साहब ने। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमजद साहब, खुशामदीद प्रोग्राम में। जनाब, ये हुकूमत तो डिनाई कर रही है, नून लीग के तमाम जिम्मेदारों से हमने पूछ लिया, वो कहते हैं जी कोई प्लान नहीं है, ये खबर बिल्कुल गलत है कि नवाज शरीफ साहब ने अडियाला जाना था, बिल्कुल नहीं, ना ही चौधरी निसार साहब को ऐसा कोई मिशन दिया जा रहा है। तो वो पार्लिमान के अंदर मुज़ाकरात की पेशकश वाली ऑफर तो मौजूद है, उसके अलावा कख नहीं है। तो अब अशूरा गुजर गया, अब आप क्या मुज़ाकरात का इंतज़ार करेंगे या आप तहरीक बर्पा करने जा रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जामी, पहली बात तो यह है कि मियां नवाज शरीफ को अपनी फैमिली या अपनी पार्टी नहीं सुन रही, तो वो हमसे क्या मुज़ाकरे। वो सिर्फ उसने स्टंट छोड़ा था, मे बी कि उसे कोई जो है वो मीडिया के अंदर हाइप मिले और मेरी सियासत दोबारा बहाल थे। तो मियां साहब मेरे ख्याल में तो अब माजी का हिस्सा बन चुके हैं, चाहे उनकी पार्टी ने खुद उनको माइनस कर दिया है। अच्छा, तो वो तो फारिग हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है, उन्होंने आज अपने बैरिस्टर अपने हमारे गवर्नर ने, चेयरमैन साहब ने आज SOP बताई है कि हम तहरीक को किस तरीके के साथ लेके चलेंगे। उसके थोड़े से खद्दोखाल जो है आज अपनी KPK हाउस के अंदर उन्होंने बताए हैं। तो इंशाअल्लाह ताला तहरीक जो है पहले भी पिछले 2.5 साल से चल रही है, रूल ऑफ लॉ के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए, इंडिपेंडेंट जुडिशरी के लिए, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के लिए। वो तो उसूली तौर पर तो न्याय साहब आपकी बात देखें ना, उसूली तौर पर तो समझ आती है, ठीक कर रहे हैं। मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि ऐलान कर रखा था कि आशूरा गुजर जाए फिर ये मुल्क की तहरीक है, शहरों में एहतजाज होगा या कोई बड़ा काफिला आएगा इस्लामाबाद के लिए, कुछ ये तो वाजे करें ना, पता तो चले तहरीक कैसी है। उसके लिए जामी देखें, खान साहब की रिहाई और बाकी जो मैंने आपको बताया कि उसके लिए एक SOP आज बैरिस्टर गौहर साहब ने थोड़े से खद्दोखाल बताए हैं कि हम इसको KPK से स्टार्ट करेंगे और इसका फिर दायरा बढ़ाते बढ़ाते हम चारों सूबों के अंदर, GB के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर हम लेके चलेंगे इसको। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि वक्त के साथ साथ इसमें तेज़ी आती जाएगी और ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जाएगी। कादिर भाई, ये तो ऐलान कर दिया PTI ने, वो कह रहे हैं जी KP से शुरू होगा, फिर आज़ाद कश्मीर, GB और मुल्क गिर तहरीक बर्पा करेंगे। आशूरा गुजर चुका, एक और तहरीक का सामना जनाब इस हुकूमत को। कैसे देखते हैं आप इस तहरीक को? क्या कोई भरपूर इनकलाब आने वाला है या ये कोई माजी की तरह रिवायती तहरीक जैसी तहरीक होगी? क्या एंटिसिपेट कर रहे हैं आप, बीइंग अ पॉलिटिकल लीडर एंड वर्कर? जामी साहब, सबसे पहले तो इस बात पे आज है, जब पिछले ईद से पहले उन्होंने कहा कि हम ग्रांड अपोजिशन बनाएंगे, जी जी, मौलाना फजल रहमान के साथ मुआहिदा किए और कैसे उनको तना छोड़ दिया आपके सामने। जी, मंजूर पश्चिम के तंजीम PTM के साथ 11 अक्टूबर को पिछले साल मुआहिदा किया है जी कि 2 महीने के अंदर पुख्तनख्वा असम्बली में कानून साजी करेंगे। उसका क्या बना? जनूबी पंजाब एहतियात के साथ 100 दिन में सूबा बनाने का था, उसका क्या बना? MQM के साथ मुआहिदा था, उसका क्या बना?
और अख्तर मेंगल साहब के साथ जो मिसिंग पर्सन का मुआहदा था उसका क्या बना। तो ये सारे मुआहदे तो उनके खत्म हो गए, क्योंकि वो ग्रांड अपोजिशन से आप जाके लिटिल अपोजिशन पे आ गए। अब लिटिल अपोजिशन ये है कि इनकी अपनी पार्टी के अंदर गंडापुर एक ग्रुप, और जाके वो तरक्की वगैरह दूसरा ग्रुप, और असद के असद तीसरा ग्रुप, और चौथा ग्रुप अलीबा बीबी का। तो ये सारे ग्रुप अलग अलग करके ये इकट्ठे तो पहले हो जाए, उसके बाद जाके वो तहरीकें चलाएंगे। चलो थोड़ा सा आपको पिछले तहरीक के बारे में बता देता हूँ। 26 नवंबर पिछले साल को जब तहरीक उन्होंने शुरू की थी, और पुख्तनख्वा से उन्होंने पूरा असला बरदार सरकारी मुलाजमीन और वाटर कैनन और फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, ये सारी चीजें समेत जब इस्लामाबाद में आए और वहां जाके पश्तूनों को वरगला के पिसला के वहां पे उनको बेयार मुदगार छोड़ के ये सारे के सारे भागे। बुशरा बीबी सरे फहरिस्त थी, उसके बाद गंडापुर था। आप मुझे बताओ 15 करोड़ सूबे पंजाब से कितने 100 लोग निकले, ये तो न्याय साहब बताएंगे। दर्जन निकले, हाँ। बलूचिस्तान से कितने दर्जन लोग निकले, हाँ। खुद इस्लामाबाद से कितने दर्जन निकले। तो ये तो आपके पास मुंह बोलता सबूत है। और अब जाके वो ग्रांड अपोजिशन से होते होते अपने जो सफों में बढ़ गए, और अभी तो 30 से 40 लोग इनके मुस्लिम लीग नून के साथ राब्ते में, हुकूमत के साथ नहीं। 30 से, ये तो आप खबर दे रहे हैं, 30 से 40 लोग जो हैं। कादिर साहब एक मिनट ठहरिए, नहीं तो बड़ी आम बात कर रहे हैं आप। 30 से 40 MNAs या MPAs नून लीग से राब्ते में? 30 से 40 लोग MNA, जिसमें कई लोग तो शमूलियत भी कर चुके हैं आपके सामने जी। और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में इनकी 20 अरकान की जरूरत है अपोजिशन को। 53 वो मौजूद है, और यहाँ पे उनके साथ कितने लोग कितने ग्रुपों में खुद जो है ना वो असद के वो केपी में 20 लोग पूरे हो गए हैं अपोजिशन, क्योंकि आप भी वहाँ केपी में 20 लोग पूरे हो गए हैं, क्योंकि आप भी वहाँ अपोजिशन में हैं, मौलाना और नून लीग भी। केपी में जो 20 बंदा चाहिए वो पूरे हो गए हैं। देखिए मैं आपको बताऊं, 20 से ज्यादा इतने लोग टूटेंगे। चलो अब आप बोलेंगे नहीं आप नहीं बात कर रहे, नहीं मैं नहीं बात नहीं कर रहा हूं। पिछले असेंबली में 18 लोग उनके लोटे नहीं बने, पिछले असेंबली में 24 MNA इनके लोटे नहीं बने, पिछले असेंबली में 25 MPA पंजाब असेंबली के लोटे नहीं बने। तो अब आप कैसे कहेंगे कि अब नहीं बनेंगे? अब भी वही के वही लोग हैं, वही पार्टी है। न्याजी साहब आपने तो ग्रैंड तहरीक बर्पा करनी है, कादिर खान साहब ने तो सूरत हाल ही पलट दी है। वो तो मुझे ऑन एयर कह रहे हैं कि 30 से 40 आपके MNA नून लीग से राब्ते में, और केपी में 20 से ज्यादा लोग तैयार बैठे हैं अपोजिशन के साथ मिलने में। तहरीक कैसे बर्पा करेंगे आप? बंदे तो काबू करें अपने। जामी पहली बात तो यह है कि आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान के सिलसिले में हमारा एक फोरम है, उस पर हम इशू टू इशू बात करते हैं, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है। उसको हमने कोई इंतखाबी इत्तेहाद तो नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रगल जो है, पाकिस्तान की आज 90% आबादी इमरान खान के साथ खड़ी है, और उसका रिजल्ट आप 8 अक्टूबर को जो पाकिस्तान के अंदर इनकलाब बर्पा नहीं वो तो बात ठीक है। कादिर साहब कह रहे हैं कि आपके 30 से 40 बंदे नून लीग के साथ और 20 लोग केपी में कह रहे हैं ना। हाँ। ओहो जामी, 26वीं तरमीम के अंदर पूरा जोर लगाने के बावजूद हार्स ट्रेडिंग, पैसा, दोस्त, धांधली, और पार्लियामेंट के अंदर मेंबरान असेंबली को जिस तरह हॉस्टेज बना के रखा गया, समझते उस पर नामालूम अफराद के खिलाफ अपना उसके इंक्वायरी भी उसके पास पेंडिंग पड़ी थी। स्पीकर पता नहीं उस पर स्पीकर साहब ने क्या किया। तो ये इसके बावजूद भी 3-4 लोगों को उठा के लेके आए, तो उससे क्या इन्होंने हासिल किया? ये जमहूरियत तो नहीं है। इसका मतलब है कि कादर मंदो ख्याल साहब पहले कहते हैं कि हम बड़े जमहूरियत पसंद हैं, और खुद ही आइन का इन्होंने हैशर नशर कर दिया कि आज जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके अंदर आइनी जो कहा जाता है कि नहीं, वो आपकी बात उसूली है, वो आपकी बात उसूली है, लेकिन कादिर मंदो ख्याल साहब ये कह रहे हैं कि आपने, वो कह रहे हैं आपने तहरीक क्या बर्पा करनी है। आपके लोग 30-40 तो नून लीग के साथ कौमी असेंबली में और 20 वहां केपी में अपोजिशन के साथ मिलने को तैयार हैं। जामी साहब मेरी बात सुने, आज लोगों के ऊपर क्रैकडाउन खत्म करें। इनको पता चल जाएगा कि पाकिस्तान के
हर कस्बे, हर गांव से लोग किस तरह सड़कों पे आते हैं, इतनी जुल्म और फस्तायत के बावजूद, जहां लोगों पर गोलियां मारी गई, लोगों को जख्मी किया गया, लोगों को जेलों में डाला कादिर भाई, उसके कादिर भाई, बावजूद अब मुझे ये समझ आ रही है कि न्यायी साहब ने जो बात की वो कह रहे हैं आप जरा हाथ ढीला करके तो देखें ना, फिर देखें कैसे लोग बाहर निकलते हैं। इसका मतलब तो न्याजी साहब ने मान लिया है कि इनके लोग जो ना वो तितर बितर हो रहे हैं, ये क्रैकडाउन की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये इनके लोग खौफजदा है। अब बात अब कर रहे हैं कि हम जमहूरियत की, बिल्कुल हम कर रहे हैं। आप जब अपने दौर में जहांगीर तरीन की जहाज लेके और ये जो पूरे पाकिस्तान से लोग पकड़ पकड़ के और इस्लामाबाद में उनको दुपट्टा पहना रहे थे, उस वक्त तो आप कहते थे हमने विकेट गिरा दी है जी, और जब आप लोग चले जाए तो हमने जमहूरियत को बड़ा नुकसान पहुंचाया। हमारे वाले आपके पास है तो विकेट है, आपके वाले हमारे पास आ जाए तो जमहूरियत को नुकसान है। न्याजी साहब, ये दोनों बातें अलग अलग है। ये बात तो आपने ठीक कह रहे हैं ऐसा। वैसे ये सवाल तो बड़ा उम्दा उनका कि जब इनके दौर में इनका कोई बंदा उधर जाता था ना, नहीं सवाल सुन ले, सवाल तो सुन ले न्याय साहब, सवाल सुन ले। हाँ। तब ये बात दुरुस्त है, मैं खुद उसका यानी शायद हूं, टीवी स्क्रीन पे फटे चलते थे ब्रेकिंग के, एक और विकेट गिर गई, ये ठीक कह रहे हैं। अब वो एतराज कर रहे हैं कि अब अगर आपका कोई बंदा हमारे साथ मिलता तो आप कहते नहीं ये नो बॉल है। तो असूल तो फिर एक सा होना चाहिए ना, चाहे उनके दौर में उनके बंदे आपके साथ मिलते थे तो वो जायज था, अब भी जायज होना चाहिए। वैलिड क्वेश्चन है, मैं वैलिड क्वेश्चन है। अब मुझे बताएं जामी, क्या हमने असेंबली के अंदर उनको इस्तेमाल किया या असेंबली की लेजिस्लेशन के लिए? जब इलेक्शन का टाइम आया तो उन्होंने पार्टी तब मतलब उनको छोड़ा ना, और छोड़ा कब? जब पनामा आया तब छोड़ा, जब गोलगप्पों वालों के अकाउंटों से पैसे निकले तब छोड़ा इनको, इनकी करप्शन के ऊपर इनको छोड़ा। हमें अगर किसी ने छोड़ा है तो वो जिस तरीके के साथ उन पे क्रैकडाउन हुआ है, जिस फस्तायत के साथ मतलब उन प्रेस कॉन्फ्रेंसें हुए, वो भी सबके सामने है ना। तारीख में 75 साल में इतना जुल्म किसी पे नहीं हुआ जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में के ऊपर पिछले 2.5 साल में हुआ है। कि आज हमारा लीडर जो है वो इस्तकामत के साथ खड़ा है जेल में, एनआरओ के लिए नहीं। ये कहते हैं जी कि हमने बड़ी कुर्बानियां दी है, लेकिन ये तो हॉस्पिटल बैठे रहे, पिम्स के अंदर बैठे रहे, इन्होंने कौन सा तीर मार लिया है मेरी बात से? और जो मतलब जिद्दा भाग गए थे अपना मुआहदा करके 8 साल का, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है जिसके आज वर्कर शहीद भी हुए हैं, मतलब जेलें भी काट रहे हैं। और अच्छा, ये वैसे कादिर भाई ये बात उनकी न्याय साहब की जो बात है ना, उसमें भी एक कंटेंट तो है। वो कहते हैं कि आपके उनके दौर में जब विकेट गिरती थी। जामी साहब, एक और बात जी, है, जी, आप खुद सोचें कि पंजाब असेंबली के अंदर एहतजाज होता है। हाँ। और उस पंजाब असेंबली के एहतजाज के ऊपर आईडी सीट होने की धमकी और रेफरेंस दायर की जाते हैं। जो अपने आप को कस्टोडियन ऑफ द हाउस कहते हैं, स्पीकर जो हमारे पंजाब असेंबली के फॉर्म 47 के, कोई कानून, कोई लेजिस्लेशन, कोई रूल्स मैं भी चेयर करता नहीं, मेरा नहीं ख्याल के कादिर साहब, मेरा नहीं ख्याल के कादिर साहब ऐसे डीसीट होने के वाक़े की हिमायत करेंगे। वो जिस तरह की उनकी लेगेसी है जो प्रोग्राम में बताते हैं, मेरा नहीं ख्याल हिमायत करेंगे। लेकिन एक बात कादिर साहब बड़ी अहम उठाई है न्यायी साहब ने, वो ये कहते हैं कि आपके दौर में जब विकेटें गिरती थी तो हम उनको लिए कोई कानून साजी में उनका वोट नहीं लेते थे, दबाव नहीं होता था। हमारे दौर में तो दबाव है, प्रेशर है, पकड़ धकड़ है, और फिर वही लोग कानून साजी में इस्तेमाल होते हैं। ये बुनियादी फ़र्क उन्होंने बताया। और दूसरा, वो पंजाब असेंबली में जो लोग डीसीट हो रहे हैं उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ है आपकी जमहूरियत। देखिए, पहले तो पंजाब असेंबली के जो रेफरेंस भेजा है 26 लोगों का, मैंने पहले दिन में मुखालफत की है और आइंदा भी करूंगा। बिल्कुल ठीक, क्योंकि ये रिवाज बड़ा गलत चला है। और क्योंकि पूरे पाकिस्तान क्या दुनिया भर में असेंबली में झगड़े भी होते हैं, एहतजाज भी होते हैं। इसके बावजूद के न्याजी साहब मेरे साथ कुलीग रहे पिछले असेंबली में, इनकी असद कैसर साहब ने मुझे एक दिन के लिए सस्पेंड किया था, असेंबली आने पे पाबंदी लगा दी, क्योंकि मैंने एहतजाज किया कि आसिफ अली जरदारी साहब को तकरीर का मौका मिलना चाहिए। ये तो न्याजी साहब गवाह इस असेंबली में, मगर उसके बावजूद मैं कहता हूँ कि नहीं जी, जो कल गलत था वो आज भी गलत उसूली बात है। और जो ये अगर रिवाज पड़ गया तो ये आइंदा आने वाले असेंबली के लिए बड़ा खराब होगा, खतरनाक। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये मत बोलिए मुस्लिम लीग नून पुख्तनख्वा में भी पीटीआई की हुकूमत है, वहां स्पीकर पीटीआई का है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपके लोग फारिग हो जाए। तो ये रिवाज बड़ा गलत है, इसको खत्म करना चाहिए, नंबर 1 बात। दूसरी बात ये कि जो न्याजी साहब ने बात की है, ये हमारा लीडर इस्तकामत के साथ खड़ा है। हाँ जी, बिल्कुल, आप लोगों की जो बातें थे, डट के खड़ा है कप्तान, और तो वो तो हमने देखा डट के कहाँ खड़ा है।
वो अलीमा बीबी जिस तरह मिन्नत समाजत अपने भाई के लिए कह रही थी कि बताओ क्या करे यार, इमरान खान क्या लिख के दे, क्या छोड़ दे तो आप उसको जेल से रिहा कर देंगे। आजम स्वाति साहब कुरान हाथ में लेके कहता है कि बाबा मैंने आर्मी चीफ के उस्ताद से भी बात की है, फलां से भी बात की है, फलां से भी बात की। आपके तो सारे जो मिन्नत समाजत वो तो नाकाम हो गए, तो डट के खड़ा, वो किधर है डट के खड़ा? उस गरीब पे जो जेल में हाल है, तो आप अंदर की सूरत हाल तो न्याय साहब आपका मुख्तसर जवाब। कादिर साहब इस पे मुझे न्याय साहब की टेक मुझे पता है न्याय साहब का कमेंट। 4 दिन भी नहीं गुजरते। नहीं गुजारा तो है ना कादिर साहब, गुजार तो रहे ना जेल में। इमरान खान साहब जेल में गुजार तो रहे ना जामी साहब जी। जामी साहब मुझे बात बताओ, एक कभी भी इमरान खान ने या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एनआरओ की बात की हो, केस छोड़ने की बात की हो, हमने जब भी मुज़ाकरात की बात की है, हमने पाकिस्तान की सलामती की बात की है, दिफा की बात की है, इकोनॉमी की बात की है, एक्सटर्नल लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, एक बात मैं आप दोनों से अर्ज करूं, एक बात मैं अर्ज करता हूं कादिर भाई और न्याय साहब। अगले रोज राना सनाउल्लाह साहब इस प्रोग्राम में थे, उनसे मैंने यही सवाल पूछा था कि क्या आपको उम्मीद थी कि इमरान खान साहब इस तरह से जेल काट लेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, बिल्कुल तवक्को नहीं थी, और जिस तरह से जेल काटी है उन्होंने, मैं उनका मोतरिफ हूँ। यानी अब वो भी एतराफ़ करें तो कादिर भाई आप नहीं मान रहे कि वो जेल डट के काट रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं मान रहे आप? नहीं, मैं इसलिए नहीं मान रहा हूं कि आपको अंदर का नहीं पता। जिस तरह उनकी बहन या आजम स्वाति साहब मिन्नत समाजत कर रहे थे, तो मैं कैसे मान लूं कि वो डट के खड़ा है कैप्टन? ठीक आपका तो बेचारा पड़ा हुआ है, क्योंकि मैं वकील हूं, मुझे पता है क्रिमिनल प्रैक्टिसेस मैं करता हूं, क्रिमिनल केसेस का। तो क्लाइंट तो एक दिन भी जेल में नहीं गुजार सकते, और जेल तो बड़ी मुश्किल काम है। तो मैं इस वजह से कह रहा हूं कि वो जरा अंदर की वीडियो तो बना लेना, फिर पता चले। हालांकि 8 कमरू का जेल मिला है, पिस्ते मिला है, किशमिश मिला हुआ है, वॉशिंग मशीन मिला हुआ है, बल्कि जो खान साहब, बल्कि मैं अर्ज करूं, बुनियादी हक है वो भी नहीं दिया जा रहा। मैं अर्ज करूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने ऑन रिकॉर्ड ये बात करी कि जो हमें परसेप्शन थी कि शायद खान साहब शायद नशा करते हैं, वो भी गलत थी। यानी राना साहब ने ऑन रिकॉर्ड माना कि ये परसेप्शन भी गलत थी और उन्होंने डट के जेल काटी है। ये न्याय साहब उन्होंने कहा था, राना साहब ने इसी प्रोग्राम में चंद रोज पहले। अच्छा जामी, खान साहब जितनी तकलीफ, बिजली बंद किया जाता है, खाना अच्छा नहीं दिया जाता, सेल के अंदर बंद रखा जाता है, और जैसे हमारी बहन अलीमा बहन ने बताया कि किस तरीके के खान साहब ने कहा कि पिछले कुछ टाइम में मेरे साथ क्या हो रहा है, तो ये तारीख का हिस्सा है। लोगों ने तो घरों में, लोगों ने पिम हॉस्पिटल में 5 स्टार होटल खाने खाते थे, खाबे खाए जाते थे। खान के साथ तो जो कुछ हो रहा है, देखे कोर्ट्स के आर्डर, अपना उसके अलावा एटीसी के आर्डर, सब वैसे वो मेरा वक्त खत्म हो गया न्याय साहब, मेरा वक्त खत्म हो गया। वगरना मुझे ये यकीन है कि कादिर साहब के पास खान साहब का मेन्यू भी मौजूद है, वो दोहरा भी सकते हैं। फिर किसी और रोज आप दोनों को जहमत दूंगा। बहुत शुक्रिया कादिर खान मंदोखेल साहब और जनाब कादिर खान मंदोखेल और न्याय साहब, आप दोनों की कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ प्रोग्राम एक छोटी सी वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया मैं जनरल रिटायर्ड जायद महमूद साहब ने दिफाई तजिया निगारी। इनको जहमत हमने इसलिए दी, कुछ अरसे से आप देख रहे हैं कि चाहे वो इंडिया के CDS हो अनिल चौहान या फिर उनके डिप्टी आर्मी चीफ हो, बार बार वो एतराफ़ कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसी तावीलें, ऐसी दलीलें दे रहे हैं जो कि भारतीय शिकस्त का एतराफ़ करने से उन्हें रोक रही हैं। अब ये खबर है कि वो अपने जो जहाँ भाग होने वाले सोल्जर्स हैं, राफेल के पायलट्स हैं, उनको एजाज़ात दे रहे हैं, लेकिन दबाव है कि सोशल मीडिया पर तस्वीरें जारी न की जाएँ। लेकिन ये जो भारत ने बिलखुसूस एक नया प्लान बनाया और एक नया एजेंडा सामने लेके आया कि असल में भारत को पाकिस्तान से सामना नहीं था, चीन भी था और तुर्की भी था। इसके ऊपर आज फील्ड मार्शल भी बोले हैं, वो कहते हैं कि रिवायती हिचकिचाहट का मुजाहरा कर रहा है भारत कि वो अपनी जो स्ट्रेटेजिक लॉस है उसको मानने से इनकारी है। जनरल साहब को इसलिए हमने जहमत दी। साहब, ये कहना इंडियन डिप्टी चीफ का कि पाकिस्तान से सिर्फ सामना नहीं था, हमें चीन भी था और तुर्की भी था और इनके स्किल्ड लोग भी यहाँ मौजूद थे, एक तो ये हाउ ट्रू इज इट, और क्या भारत ऑन दी पैरेलल अकेला लड़ा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावी साहब, ये इतने एक मज़ाक़ा खेज चीज़ है और इतना इसको मैं फनी एक जोक से ज़्यादा इसको करार नहीं दूंगा, क्योंकि और ये रिफ्लेक्ट भी करता है कि कितनी लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक थिंकिंग पाई जा रही है इस मौजूदा सो कॉल्ड प्रोफेशनल मिलिट्री जो आर्मी है भारत की। अनफॉर्चुनेटली ये भारत की आर्मी तो रही नहीं है जी, आप इसको आप RSS का और संघ परिवार के एक मिलिटेंट विंग ही कह लें। जिस तरीके से इनके आर्मी चीफ पिछले दिनों एक मंदिर पे गए हुए थे, जी आशीर्वाद लेने और वहाँ कमिटमेंट दे के आए। एक सिनेमैटिक, चूंकि वही एक गोदी मीडिया ने जिस तरीके से कॉम को तैयार कर दिया और जिस तरीके से वो थॉट चली गई है,
तो ये एक मिलिट्री थिंकिंग माइंड की एप्लीकेशन या एक मिलिट्री एनालिसिस के बजाय इनके जितने भी मिलिट्री लीडर्स हैं ये अब स्पोक्स पर्सन ज्यादा लग रहे हैं आरएसएस के और संघ परिवार के और भारतीय जनता पार्टी के एज कंपेयर टू द मिलिट्री जो थॉट्स हैं। इस तरह तो फिर पाकिस्तान के जी हम 5 मुल्कों का मुकाबला कर रहे थे। आपके पास अमेरिकन इक्विपमेंट भी था, आपके पास RS-400 जो था वो रशियन था, इजराइल के आपके पास ड्रोन थे, आपके पास फ्रांस के राफेल थे और आपकी इंडियन आर्मी। तो हम 5 मुल्कों का क्या मुकाबला कर रहे थे। तो ये दिस इज नॉट मोर देन अ जोक। प्राइमरीली अब इनको समझ नहीं आ रही जी, इनको डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और मिलिट्री इतनी हजीमत उठाना पड़ रही है कि अब वो ट्रिनिडाड कभी जाते हैं तो वहां पे भी कभी अयोध्या का वो गिफ्ट दे रहे हैं का बना के, कभी सरू वाटर दे रहे हैं रिवर का, और क्वाड में इनको एम्बेरसमेंट हो गई है, ब्रिक्स में अब इनको सेटबैक्स हुए हैं, उससे पहले SCO में इनको बहुत एम्बेरसमेंट हुई है। तो डिप्लोमेटिक भी फेलियर्स है, फिर अपनी मिलिट्री हार को अब छुपा रहे हैं। अब फौज का उनके ऊपर प्रेशर भी आ रहा है, जिन लोगों ने जाने दी अपने मुल्क के लिए। देखिए किसी भी मुल्क की मिलिट्री हो, अजमल जामी साहब, कोई भी सोल्जर हो, वो एक ही चीज प्राइड होता है उसमें, और एक ही उसकी रिक्वायरमेंट होती है कि रिकग्निशन बाय द नेशन। एग्जैक्टली फैमिलीज के बच्चे मरे होंगे, ये जो भी सोल्जर्स इनके मरे हैं, कोई इनका जो S-400 जो था उसकी जो वहां पे तकरीबन 100 से ज्यादा इनकी कैजुअलिटीज हैं, मुख्तलिफ जो मिलिट्री बेसिस पर इनकी कैजुअलिटीज हैं। पायलट्स इनके अभी जो राफेल के हैं, इंक्लूडिंग राफेल पायलट्स जो लोगों ने जाने दिए, उनकी फैमिलीज पे क्या बीत रही होगी कि हमारे बच्चों ने जान दी है भारत के लिए लड़ते हुए, इनके पॉलिटिकल अजाइम को पूरा करने के लिए। भारत के अंदर से भी फिर प्रेशर आता है, तो उनको अब ये 1 महीने के बाद रिकग्निशन रियलाइजेशन इनको हो रही है, तो दे आर स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज। पूरी इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी को पता है कि भारत के साथ क्या हुआ और पाकिस्तान ने क्या किया है। अब उसको स्मोक स्क्रीन के पीछे करना चाहते हैं, उसको छुपाना चाहते हैं, उस हार को छुपाना चाहते हैं और अगला जवाब पैदा करना चाहते हैं टू फर्दर दिस एस्केलेशन। मैं समझ, आई थिंक दिस इज अ स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज न्यूक्लियर कंट्री जो इस पूरे रीजन में के लिए और पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खतरा बन चुकी है। आई थिंक इससे ज्यादा ये कुछ और चीज नहीं है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये आप देखिए कि जब हम बात करते हैं असलहा किस मुल्क ने किसका इस्तेमाल किया, अभी खुर्रम दस्तगीर साहब आज मेरे प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू थे, उन्होंने बड़ी वाज़ेह बात की। उनके जी अमेरिका ने हथियार देना, F-16 वाली डील का उन्होंने हवाला दिया, बंद कर दिए थे, तो क्या उस वक्त में फिर पाकिस्तान चुप करके बैठा रहता? ज़ाहिर बात है हमने चीन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप अपनी इनहेंस की, हमने लिए हथियार, तो ये स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के ऊपर एतराज़, ज़ाहिर बात है जब भी आपने मिसाल दी फ्रांस से आपने राफेल दिए, S-400 आपका रूस से है, तो ये मंतक भी मुझे समझ नहीं आ रही। और ये मुझे आप बताइएगा कि हम अब अमेरिका पे रिलाई करते हैं अपने स्ट्रेटेजिक एसेट्स के लिए, चाइना पे करते हैं? एक बात तो ये है कि जी पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान का और चाइना का जो फ्रेंडशिप है ये स्ट्रेटेजिक फ्रेंडशिप है जी। और मिलिट्री डोमेन में ऑफ कोर्स जब अमेरिका हमारे ऊपर पाबंदियां लगा चुका था, अमेरिका से देखा हमने F-16 लिए और भी हम अमेरिका से इक्विपमेंट लेते रहे, बट F-16 वाज द मेजर डील जो हमारी उनके साथ हुई, और अनफॉर्चुनेटली हमने उसमें थोड़े से प्रेशर और बहुत सारी चीजें देखी। पाकिस्तान इज एन इंडिपेंडेंट, पाकिस्तान इज अ सॉवरेन कंट्री। हम किसी के गुलाम तो है नहीं कि जी हम डिक्टेशन ले कि हम कहीं किस से मुल्क से ले सकते हैं, किस मुल्क से नहीं ले सकते। ऑफ कोर्स जहां पे हमारा कंफर्ट लेवल होगा, जहां पे हमारी रिलायबिलिटी होगी, जहां पर हमारा कॉन्फिडेंस ज्यादा होगा, जहां पर हमें अश्योर्ड सप्लाई चेन होगा वेपन का, पाकिस्तान उधर ही जाएगा। और पाकिस्तान की रिलेशनशिप ऑल अराउंड है। हम रशिया से अगर कोई चीज लेना चाहते हैं तो अक्सर पाबंदियां लगी होती हैं, अमेरिका के ऊपर पाबंदी। अब अमेरिका जो है वो इंडिया को तो परमिशन दे देता है S-400 रशिया से लेने की, लेकिन पाकिस्तान को नहीं देता था पास्ट में। अभी चीजें बेहतर हो रही हैं, तो पाकिस्तान इज अ कंट्री जो ईस्ट और वेस्ट देखने के लिए लुक ऑल अराउंड करता है जी। हम बाहर के साथ पार्टनरशिप रखना चाहते हैं। ऑफ कोर्स our main purpose is to defend पाकिस्तान। हम एक सॉवरेन कंट्री हैं और चाइना के साथ टाइम टेस्टेड हमारी दोस्ती है जी। चाइना ने हमें मुश्किल वक्त में हमारे साथ दिया है। तो जनरल साहब इसका खुलासा तो ये लग रहा है मुझे, अगर मैं कम्युनिकेशन की जुबान में बात करूं तो आई थिंक इंडिया इन फैक्ट गॉट शॉक्ड बैडली। ये बहुत बड़ा शॉक उन्हें लगा है जिसकी वजह से उसको अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहे हैं। दिस इज व्हाई दे आर मेकिंग दीस स्टेटमेंट्स। देखिए जब आप झूठ के ऊपर नैरेटिव्स बनाते हैं ना जी, उस अपनी नैरेटिव की जंग पहले जीतना चाहता है एक्चुअल जंग से। ठीक, अब वो नैरेटिव की जंग, एक्चुअल जंग भी हार चुका है, नैरेटिव की जंग भी हार रहा है, तो उसको उसका दुख ज्यादा हो रहा है। ठीक, आपकी ह्यूब्रिस जो अप्रोच थी टुवर्ड्स द इंटरनेशनल एंड रीजनल कम्युनिटी वो सामने आ चुकी है। आप सिग्निफिकेंट कंट्री अब रहे नहीं है जी। आप देखें ना किसको आप बिल्कुल ठीक। जनरल साहब आज जरा वक्त की किल्लत थी, इंशाल्लाह फिर किसी रोज इस पर तफसील से आपकी बात होगी।
बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त है। एंड इट्स ऑब्वियस फैक्ट कि इंडिया एक्चुअली गॉट शॉक कि पाकिस्तान के पास इतनी सलाहियत कैसी आई कि जो हमारा एक बहुत बड़ा फोटे था कि हम बहुत बड़ी पावर है, उसको कैसे डिफीट किया, एक्सपोज किया रादर पाकिस्तान ने। वो शॉक्ड है, इसकी वजह से ये स्टेटमेंट्स आपको देखने को मिल रही है और ये इतराफ़ है कि पाकिस्तान ने उन्हें बुरी तरह से डिफीट भी किया, एक्सपोज भी किया। आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।